बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज डिस्कशन का जो हमारा आज टॉपिक है वो ये है कि प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की जो टैक्सेशन है पाकिस्तान के अंदर। ये अभी हमारा बजट है 2021, इसके अंदर जो टैक्स ईयर 2021 के लिए टैक्स के अंदर तब्दीलियाँ लाई गई हैं वो इस दफ़ा काफ़ी मेजर तब्दीलियाँ हैं और बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ करने की कोशिश की गई है प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए। क्योंकि एक तो कंस्ट्रक्शन के लिए पहले एक स्पेशल जो है उन्होंने पैकेज अनाउंस किया था, और उसके बाद अभी भी इन्होंने प्रॉपर्टी के रेट्स को लेके, चाहे वो रेंटल इनकम हो या कैपिटल गेन हो, उसको सिंप्लीफाई और रैशनलाइज करने के लिए काफ़ी कोशिशें जो हैं वो की गई हैं। वो क्या कोशिशें हैं वही हमारा आज का एजेंडा होगा। बिफोर गेट इनटू द टेक्निकल डिस्कशन, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स जो हैं वो शेयर करते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक का पेज है, यहाँ पे भी डिस्कशन और इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, आप इसका पार्ट बन सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की कंस्ट्रक्टिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले आते हैं हमारी आज की आउटलाइन की तरफ। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले चेंजेस क्या आई हैं, 3-4 मेजर जो हैं प्रॉपर्टी इनकम को लेके। उसके बाद कैपिटल गेन्स की टैक्सेशन में काफ़ी स्ट्रक्चर के अंदर भी तब्दीलियाँ हैं, रेट्स में भी तब्दीली है। और 236C का भी जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट को कम किया गया है। रिएट के अंदर जो लोगों ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके जो पहले मराहत थी दी गई उनमें भी मज़ीद इजाफ़ा किया गया है। सेल बाय ऑक्शन का रेट चेंज हुआ है। और इसके अलावा जो करंट रेट्स हैं वो हमारी आज की इस डिस्कशन का पार्ट होंगे। तो चलिए वन बाय वन इस चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते चले जाते हैं। सबसे पहले देखें जी कि ये 3 से 4 मेजर चेंजेस अगर आप बात करें तो सबसे पहले आपने देखा था कि सेक्शन 15 के अंदर जो है वो 4 मिलियन का एक थ्रेशोल्ड दिया गया था कि 4 मिलियन तक अगर किसी बंदे की रेंटल इनकम है तो वो ऑप्ट कर सकता है कि वो टैक्स जो देना चाहता है क्या वो प्रॉपर्टी रेट्स के मुताबिक देना चाहता है या बिज़नेस के जो रेट्स हैं उसके मुताबिक देना चाहता है। तो अब उन्होंने ये 4 मिलियन का जो थ्रेशोल्ड है वो ख़त्म कर दिया है। अब अगर किसी भी बंदे की जितनी भी इनकम है वो कैलकुलेट करते हुए टैक्स उसको जो है वो ऑप्शन है कि क्या वो टैक्स प्रॉपर्टी के दिए गए रेट्स के मुताबिक जो स्लैब है उसके मुताबिक कैलकुलेट कर सकता है, और इसके अलावा बिज़नेस का भी। अब मसला ये है कि अगर वो प्रॉपर्टी रेट्स के ऊपर दे रहा है तो वो ग्रॉस बेसिस पे देगा, यानी कि उसमें से कोई किसी किस्म का एक्सपेंस जो है वो इंडिविजुअल और एओपी के लिए अलाउएबल नहीं होगा। यानी कि जितनी अमाउंट एक इंडिविजुअल या एओपी रेंटल्स की मद में रिसीव कर रहे हैं, अगर वो ये ऑप्शन जो है ये एक्सरसाइज करते हैं कि वो प्रॉपर्टी के मुताबिक जो हैं वो रेंट देना चाहते हैं, तो उस सूरत में वो क्या करेंगे कि उसमें से वो ग्रॉस बेसिस पे टैक्स कराएंगे। और अगर वो चाहते हैं कि हम अपनी आमदन जो है उसको बिज़नेस का जो स्लैब है उसके मुताबिक टैक्स करवाएं, तो उस सूरत में वो अपने एक्सपेंसेस जो सेक्शन 15A के तहत हैं उनको वो उसमें से लेस करेंगे। यानी कि उसको हम कहते हैं ऑन नेट बेसिस, यानी कि जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे वो जो है वो टैक्स कैलकुलेट होगा। चौथी जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए पहले थ्रेशोल्ड 6% का था, अब उन्होंने उसको कम करके 4% कर दिया। इनके 4% तक जो है आपको एक्सपेंसेस जो हैं वो अलाउएबल होंगे। जो आपके रिसीप्ट्स हैं उसका 4% तक जो है आप मैक्सिमम जो कैप उन्होंने लगाई है वो 4% पे लगाई है। अब इसको हम देख लेते हैं कि अगर ये बिज़नेस प्रॉपर्टी स्लैब और बिज़नेस स्लैब के अंदर किस तरह से कैलकुलेशन होगी, किस तरह हम ऑप्ट करेंगे, तो उसका एक छोटा सा डेमो मैंने ये आपके लिए रेडी किया है। सबसे पहले हम रेट्स देख लेते हैं। ये आपके सामने बिज़नेस के रेट्स हैं, सैलरी इंडिविजुअल की जो रेट्स हैं, उसके बाद ये प्रॉपर्टी के रेट्स हैं जो सेक्शन 15 के तहत हैं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे टैक्स जो है ये ग्रॉस रिसीप्ट बेसिस के ऊपर हो रहा है कि जितना हो रहा है उसमें से आप इंडिविजुअल या एओपी अपने खर्चे लेस नहीं कर सकती अगर वो प्रॉपर्टी रेट्स के मुताबिक टैक्स कराते हैं। और अगर वो बिज़नेस स्लैब्स को फॉलो करते हैं तो वो चूँकि नेट बेसिस के ऊपर हैं
तो इसलिए वो इसमें से अपने खर्चे जो हैं वो लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने एक एग्जांपल ली है। एग्जांपल के तौर पे फ़र्ज़ करें एक टैक्स पेयर जो इंडिविजुअल या एओपी है, उसका जो एनुअल रेंट है, रेंटल इनकम है, वो 4.5 मिलियन है, और सेक्शन 15A के तहत जो एक्सपेंसेस वहाँ पे अलाउेबल हैं वो अगर हम इनके टोटल करें तो वो तकरीबन 11 लाख बनते हैं। अब उसमें से आप खर्चे निकालें तो नेट इनकम जो उनकी बनती है वो 34 लाख रुपया बनती है। अब हमने दोनों स्लैब्स रेट को कैलकुलेट भी करना है और देखना है कि टैक्स जो है वो टैक्स पेयर को फ़ायदा किस कैलकुलेशन के अंदर है, क्या वो प्रॉपर्टी इनकम ऑप्ट करे या वो बिज़नेस के रेट ऑप्ट करे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने प्रॉपर्टी रेट के मुताबिक जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो 7,35,000 रुपये बनता है। बिज़नेस रेट अगर आप लगाते हैं तो उसके मुताबिक इसका टैक्स 7,20,000 बनता है। तो ज़ाहिर है टैक्स जहाँ पे कम होगा हम तो उस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। तो ज़ाहिर है मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो है वो बिज़नेस वाले रेट्स को जो है वो ऑप्ट करूँगा, और मैं मेरा यानी कि डिसीजन ज़ाहिर है इस पर बेस कर रहा है कि हमें टैक्स सेविंग कहाँ पे है। तो मुझे टैक्स सेविंग जो है अपरेंटली बिज़नेस के अंदर नज़र आ रही है। अब थोड़ा सा डिटेल देख लें। अब 7,35,000 रुपये जो मैंने कैलकुलेट बेसिकली किया है वो आपको नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है एनुअल बेसिस के ऊपर, ग्रॉस बेसिस पे मैंने 4.5, तो उसकी स्लैब आप देख रहे हैं कि वो 4 से 6 मिलियन की स्लैब में फॉल कर रहा है। उसके बाद जो नीचे वाली आमदन है ये चूँकि नेट बेसिस पे, ये देखें ना, ये ग्रॉस है और ग्रॉस में से मैंने बगैर खर्चे लेस किए इस स्लैब में फॉल करता है, तो 6,10,000 के हिसाब से ये 7,35,000 बन रहा है। अब चूँकि जब हम बिज़नेस वाले जाएंगे ऑप्शन के ऊपर तो वहाँ पे हमारे पास ये लिबर्टी है कि हम उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर सकते हैं। तो मैंने उसमें से 11 लाख लेस किया, तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो 3.4 है। तो 3.4 चूँकि इस वाली स्लैब में फॉल करता है तो ये स्लैब लगाने के बाद 7,20,000 बनता है। तो यानी कि अब आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों में से कोई सी भी एक ऑप्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आप टैक्स पेयर को फ़ायदा है, आप उस ऑप्शन के अंदर इजीली जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला आ रहा है। मसला इसमें ये आता है कि जब आप प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं, ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि अब चूँकि प्रॉपर्टी की जो इनकम है, अब इनकम प्रॉपर्टी की है लेकिन रेट कौन सा लग रहा है बिज़नेस का। तो आप करेंगे क्या कि इसको रिटर्न में जब आप पुट करते हैं तो उसमें वहाँ पे मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इवन 4 मिलियन के लिए ऊपर के लिए भी अगर कोई ऑप्ट करना चाहता है तो बाकायदा अभी 2020 का चूँकि फॉर्म लॉन्च नहीं हुआ, आई डोंट नो कि उसके अंदर उन्होंने कोई ऐसी स्पेस बनाई है, बट अभी तक अगर आप देखते हैं कि ये वाली इनकम ने जाना तो प्रॉपर्टी वाली टैब के अंदर ही है, बट वहाँ पे इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए अब एफबीआर को प्रॉपर एक जगह देनी होगी ताकि दोनों रेट्स आप वहाँ पे डाल सकें। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप प्रॉपर्टी की इनकम है, रेट बिज़नेस वाला लग रहा है तो उसको उठा के आप बिज़नेस वाली टैब में लेके जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि एफबीआर यहाँ पे प्रॉपर्टी वाली टैब के अंदर रहते हुए ही 2 ऑप्शंस बनाए, जिसके अंदर अगर कोई बंदा भी प्रॉपर्टी रेट से ऑप्ट करना चाह रहा है या बिज़नेस रेट से ऑप्ट करना चाहे तो उसके लिए कैलकुलेशन भी दुरुस्त हो और उसका हेड भी जो है वो भी ख़राब ना हो, यानी कि वो प्रॉपर्टी से निकल के बिज़नेस में ना जाए, क्योंकि उससे तो कैलकुलेशन सारी बिगड़ जाती है। दूसरा ये है कि उसको प्रूव करना मुश्किल हो जाता है कि एक इनकम आपकी पड़ी हुई प्रॉपर्टी के हेड में है बट आप कह रहे हैं नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी इनकम है, तो उसको टेक्निकली प्रॉपर्टी के हेड में ही होना चाहिए। तो होपफुली एफबीआर अब अपकमिंग फॉर्म या 2020 का फॉर्म भी वो इस प्रोविज़न को देखते हुए प्रॉपर जो है वो स्पेस क्रिएट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो गेन के रेट्स हैं। अब प्रॉपर्टी गेन का भी इन्होंने बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकाई हुई थी, क्योंकि इन्होंने किया ये कि ओपन प्लाट्स के लिए इन्होंने अलग टाइम लिमिट थ्रेशोल्ड दे दिया और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने अलग रखा, यानी कि वो 4 से 8 साल का वो था। लेकिन अब उसको उन्होंने रैशनलाइज करते हुए यूनानिमसली एक ट्रीटमेंट जो है उनकी एक ही कर दी है। उन्होंने कहा जी कि चाहे वो ओपन प्लाट हो चाहे वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो, उसका क्राइटेरिया सेम रहेगा और मैक्सिमम 4 साल तक वो टैक्स हो सकेगी। 4 साल के बाद अगर आप बेचते हैं तो वो उसके ऊपर जितना भी गेन होगा वो गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैलकुलेशन क्या बन रही है। अब ये देखें कि फ़र्ज़ करें एक प्रॉपर्टी 4 साल पहले परचेज़ हुई थी, उसको अब जाके 2021 के अंदर अगर कोई बेच रहा है बंदा तो ज़ाहिर है वो फॉल करता है बिटवीन 3 ईयर टू 4 ईयर।
अब आप देख रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी जो 1 मिलियन की परचेज हुई थी वो फ़र्ज़ करें 15 लाख रुपए की बिक रही है, तो अपेरेंटली जो इसमें से गेन आ रहा है वो 5 लाख का आ रहा है। अब ये जो 5 लाख का गेन है, इसको अगर हम ईयर्स वाइज स्कीम के अंदर देखें तो ये इस वाली स्कीम जो 3 to 4 ईयर है यहाँ पे फॉल करती है। ये स्कीम जो यहाँ पे है ये क्या कहती है कि 25% गेन टैक्सेबल होगा और 75% जो है वो एग्जेम्प्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप गेन कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे 2 तरह की इनकम बन रही होगी, एक वो वाले थ्रेशहोल्ड जो टैक्सेबल है और दूसरे वाला कौन सा है जो एग्जेम्प्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जितना टैक्सेबल पोर्शन है उसको रिटर्न के अंदर लेके जाना है, बाकी को हम वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर लेके जाएंगे। वो कैसे, ये देखें जी कि अब देखें, अब ये अगर आप फाइनल और फिक्स की टैब के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए ये रेट बने हुए हैं जहाँ पे हम नॉर्मली गेन की अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। अब चूँकि मेरा ऑप्शन जो है वो 3 to 4 ईयर का है, अब मैं क्या करूँगा कि 1,25,000 जो मेरा है उसको मैं क्या कराऊँगा, टैक्सेबल है मेरा, और इसको सिर्फ इसी अमाउंट को 5 लाख पूरे को नहीं मैं लेके जा रहा, मैं सिर्फ 1,25,000 जो मेरा टैक्सेबल अमाउंट है उसको मैं लेके जा रहा हूँ। बाकी जो 375,000 है इसका जो अब इनकम तो ये भी है, इसलिए इसको हम रिकन्सिलिएशन पर्पज़ के लिए वेल्थ स्टेटमेंट में मूव कराएंगे, बट रिटर्न के अंदर नहीं, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स नहीं है, ये एग्जेम्प्ट होगी टैक्स में से। अब ये देखें मेरी रिकन्सिलिएशन टैब है, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने ये दोनों फिगर्स को वहाँ पे मूव कराया है रिकन्सिलिएशन के लिए। अब टोटल रिकन्सिलिएशन इसकी इस तरह से होगी कि देखें, अगर फ़र्ज़ करें ये जो 1.5 मिलियन है ये बैंक के अंदर जाता है, तो आप क्या करेंगे कि 15 लाख तो फ़र्ज़ करें बैंक के अंदर आ रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे कि 10 लाख की तो प्रॉपर्टी वैसे डिलीट करेंगे क्योंकि आपकी सेल हो गई है। जो रिमेनिंग 5 लाख रुपया है उसको आप इस तरह मतलब फ़ाइनल और एग्जेम्प्ट वाली जो इनकम है उसके अंदर डालेंगे, तो आप जाके आपकी रिकन्सिलिएशन टैली होगी। तो बात करने का मकसद ये हुआ, एक तो गेन की टैक्सेशन वैसे रैशनलाइज हो गई है, सेकंड अब आपने इसको भी देखना है कि वो किस ईयर में है और कितना % टैक्सेबल है, कितना एग्जेम्प्ट है, और उसके बाद जो रिकन्सिलिएशन आपने बनानी है तो उसके दौरान बनाते हुए भी इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि वो उसमें से कितनी अमाउंट टैक्सेबल है, कितनी को टैक्स कराना है और कितनी को एग्जेम्प्ट कराना है। जिसको टैक्स कराना है उसको प्रॉपर रेट के अंदर, अब आप यहाँ पे अगर गौर करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1,25,000 है, तो ये 5% में फॉल करती है, तो मैंने इसको यहाँ पे 1,25,000 को यहाँ पे शो किया और बाकी को मैं यहाँ पे उठा के वेल्थ स्टेटमेंट में लेके गया हूँ। तो दिस इज़ द गेन ट्रीटमेंट। उसके बाद गेन के रेट्स को भी इन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ पे इस दफ़ा रैशनलाइज़ किया है, ऑलमोस्ट हाफ़ किए गए हैं, 5% से 2.5% पे चले गए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पिछले साल जो अभी 2020 का हमारा साल क्लोज़ हुआ है उसमें 5 मिलियन तक अगर गेन आ रहा था तो वो 5% था, तो आगे जाके वो 21 के लिए 2.5 हो गया। तो इस तरह ये आप देख रहे हैं कि तकरीबन 15 से 7.5 पे चला गया, 20 से 10 पे चला गया, तो ऑलमोस्ट उन्होंने इसको 50% कट करके हाफ़ कर दिया है। ये भी काफ़ी अच्छी रैशनलाइजेशन है उस हवाले से। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है कि सेल बाय ऑक्शन। जैसा कि आपको पता है कि 10% था पहले, अब उसको उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 5% तक जो है वो कर दिया है। एडवांस टैक्स एट द टाइम ऑफ जब आप ऑक्शन के अंदर कोई सेल होती है 236A के तहत इसको भी कट करके हाफ कर दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉफिट है रिएट के तहत। अब आपको पता है कि रिएट जो है वो बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट इदारा है, तो बहुत से लोग जो हैं उसके यूनिट्स ख़रीदते हैं और वो इदारा आगे जो है वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो उसके अंदर जितने भी उसके इन्वेस्टर हैं उनकी रेंटल्स और गेन दोनों को 2021 तक था उसको अब एक्सटेंड करके 2023 तक इन्होंने जो है वो एग्जेम्प्ट करार दिया है। तो ये उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। नेक्स्ट हमारे पास था एडवांस टैक्स है ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 236C का। तो इसके लिए भी इन्होंने उसको भी रैशनलाइज़ किया है। 5 ईयर तक था कि पहले ये था कि 5 साल तक अगर आप प्रॉपर्टी आपके पास रही है उसके बाद आप बेचते हैं तो ये 1% जो टैक्स है ये सेलर को नहीं पड़ता था। अब इन्होंने उसको मज़ीद 1 साल पीछे लेके हैं। अब ये है कि अगर कोई सेलर जो है वो 4 साल तक उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है उसके बाद बेचता है तो उसके ऊपर जो है वो 236C का इतलाक नहीं होगा। दिस इज़ इट जी फ्रॉम द प्रॉपर्टी सेक्शन। अगर आप ओवरऑल देखें तो प्रॉपर्टी में इन्होंने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देने की कोशिश की है। टैक्सेस जो हैं वो काफ़ी हद तक कट किए हैं, लिबर्टी दे दी गई है। उसके बाद
रिएट के लिए भी मज़ीद 2 साल एक्सटेंशन दे दी गई है। गेन के टैक्सेस आप देख रहे हैं कि आलमोस्ट उनको कट कर दिया गया है और 236 में मज़ीद 1 साल पीछे आए हैं। और उधर बिज़नेस वाला भी ऑप्शन उनको दे दिया गया है कि अगर वो ऑप्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल आपको एक बेहतर और काफ़ी एक बेटर ट्रीटमेंट्स जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम डिस्कशंस के बाद, इन तमाम पॉइंट्स को एलेबोरेट करने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी बेहतर हुई होगी। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कोई आपका मज़ीद क्वेश्चन है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।